नमस्ते। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आशा करता हूँ सब अच्छे से होंगे। ओके, चलिए। आज का जो लेक्चर है वो एक्चुअली में ट्वेल्थ की डेरिवेशन सीरीज के बारे में है कि हमें कौन कौन से डेरिवेशंस पढ़ने हैं ट्वेल्थ में। मेरे पास कई बच्चों के फोन आए और मैसेजेस आए कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं हमें समझ में आ रहा है, बट हमें एक बार मालूम पड़ जाए कि कौन कौन से ट्वेल्थ में डेरिवेशंस हमें पढ़ाई करनी है, सो इट विल बी यूजफुल फॉर अस। सो आज का वीडियो आप सभी बच्चों और सभी रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स जो फिजिक्स पढ़ाते हैं उन सभी के लिए है। अगर आप लोग भी चाहें फैकल्टी मेंबर्स, तो आप लोग भी मेरे इस वीडियो को देख के एक रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं कि कौन कौन से डेरिवेशंस आपको पढ़ाने हैं, अगर इन केस नहीं मालूम हो। बाकी मैं माफी चाहूंगा, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि आप लोगों को मैं सजेशन दे सकूं। टीचर्स मोस्टली जानते हैं और ये जो बच्चे हैं हो सकता है उनको भी ये वीडियो थोड़ा लंबा लगे, तो आप लोग स्किप कर करके भी आगे बढ़ा बढ़ा के भी चैप्टर वाइज वीडियोस को नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्वेल्थ डेरिवेशन सीरीज। तो बच्चों, पहला जो चैप्टर है हमारा वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हमारा पहला जो टॉपिक है डेरिवेशन का वो रहेगा कूलम्स लॉ का। उसके बाद उसी से रिलेटेड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, देन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, उसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, देन ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आएगा आपका कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे एंड आर्बिट्ररी पोजीशन पे। राइट, यहाँ तक 8वें पॉइंट तक अपना वीडियो कवर कर लेंगे बहुत जल्दी। इसके पहले हम लोग देखें तो 6th पॉइंट जो है हमारा एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, टिल नाउ हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगला जो कल का वीडियो होगा मेरा वो आपका इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल पोजीशन और आर्बिट्ररी पोजीशन के ऊपर होगा। चलिए 9th की बात करें। सो टॉर्क ऑन अ डाइपोल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर मैं डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दूं तो उसके ऊपर क्या टॉर्क लगेगा, ये है आपका वीडियो। इसके बाद गाउस थ्योरम, हम नॉर्मली इसको गॉस बोलते हैं बट प्रोनाउंसिएशन जो है इसका वो है गाउस। ओके, सो गाउस थ्योरम वी विल स्टडी। ऑन द बेसिस ऑफ गाउस थ्योरम हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में होगा आपका सबसे पहले इन्फिनाइट लाइन चार्ज, देन एक चार्ज प्लेन शीट होगी, इन्फिनाइट चार्ज प्लेन शीट। इसके बाद आपका स्फेरिकल शेल होगा एंड लास्टली वी विल गो फॉर द डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम। तो ये हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के डेरिवेशंस। इसके बाद हम बात करें सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर में बच्चों हमारा सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन डाइपोल ऑन द एक्सिस, देन इक्वेटोरियल पॉइंट पे, फिर एक आर्बिट्ररी पॉइंट या जनरल पॉइंट पे डाइपोल। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस क्या होगा। इसके बाद मान लीजिए अगर मेरे पास एक थिन स्पाइकल शेल है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थिन स्पाइकल शेल के वजह से क्या होगा। देन आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन आपका पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस हैं आपके सेकंड चैप्टर में, विच विल बी ऑफ पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज, 3 पॉइंट चार्ज, एन पॉइंट चार्ज। तो ये सब एक ही लेक्चर में कवर अप होंगे, मैंने बस बाइफरकेट कर दिया। देन आपका सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये भी है उसमें। देन 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड में रख दूं 2 पॉइंट चार्जेस को तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। आफ्टर दैट डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये पढ़ना है हमें। लास्टली वी विल गो फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ से हमारा कैपेसिटेंस वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन अगर मैं कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, सो दोज विल बी द डेरिवेशंस। देन हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये करना है हमें। देन जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कंप्लीट करना है। देन एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद अगर मान लीजिए आपने डाइलेक्ट्रिक या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो उसके बाद जब आपने प्लेस कर दिया किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस या
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मारे मुझसे। तो आपका जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल जो सॉरी डाइलेक्ट्रिक जो है उसमें क्या चेंजेस आएंगे। एक पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एंड पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके ऊपर थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल गो फॉर द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। देन आपका जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप के से रिप्रेजेंट करते हो, ओके। एंड लास्टली आपका आएगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये हो गए आपके सेकंड चैप्टर के डेरिवेशंस। थर्ड चैप्टर की बात करूं तो व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इन सब की प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग। फिर इसके बाद आपका एप्लीकेशन आएगा पोटेंशियोमीटर का कि आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है, कंपेयर करना है ईएमएफ। उसके बाद रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर आपका पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ के बीच का रिलेशनशिप। देन सेल्स को अगर मैं सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो उस टाइम पे आपका क्या इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा सेल्फ का, ये भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। दिस विल बी द थर्ड हाफ। इसके बाद आपके मैक्सिमम करंट का क्या कॉन्सेप्ट है वो आएगा। पावर कंज्यूम ये भी रहेगा साथ में। मोबिलिटी ऑफ चार्ज पेयर्स हो गया, ओम्स लॉ हो गया आपका, जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और करंट है उसके बीच का रिलेशनशिप हो गया, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो गया। तो ये डेरिवेशंस आपके हो गए। फोर्थ चैप्टर की बात करें तो बायट-सावर्ट लॉ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, एम्पियर सर्किटल लॉ, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड inside a long straight solenoid, then toroid के अराउंड या toroid की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो पढ़ना है। then we will go for the moving coil galvanometer। galvanometer को हम लोग उसका सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी एंड फिगर ऑफ मेरिट हो गया। इसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एमीटर में कन्वर्जन, वोल्ट मीटर में कन्वर्जन। देन इफ आई विल प्लेस अ करंट लूप इन द मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर टॉर्क क्या होगा। then force between two parallel conductors placing near to each other। इसके बाद अगर मैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दूं तो उस पर क्या फोर्स लगेगा। साइक्लोट्रॉन मीनवाइल अभी हम बात करें जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो एज पर सीबीएसई सिलेबस जो रिड्यूस सिलेबस उसमें साइक्लोट्रॉन नहीं है, बट स्टिल हम साइक्लोट्रॉन करेंगे। इसके बाद अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर दूं तो मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा ये, एंड देन वेलोसिटी सिलेक्ट करो। तो ये हो गया आपके फोर्थ चैप्टर के डेरिवेशन। फिफ्थ चैप्टर की बात करूं सो अगर कोई बार मैग्नेट है तो उसके एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसके बाद अगर यही बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दो टॉर्क क्या लगेगा, देन पोटेंशियल एनर्जी, देन मैग्नेटिक डाइपोल हाउ इट विल एक्ट एज अ करंट लूप, इसके बारे में बात करेंगे हम थोड़ा सा। देन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम बॉर मैग्नेट्रॉन भी बोलते हैं, ओके, इसके बारे में बात करेंगे। सिक्स्थ की बात करें चैप्टर की सो म्यूचुअल इंडक्शन हो गया आपका, सेल्फ इंडक्शन हो गया, ईएमएफ जनरेट करने का हो गया, फैराडेज लॉज हो गए आपके, इंड्यूस्ड लूप एंड सो ऑन। फिर इसके बाद आपका एवरेज पावर हो गया, आईआरएमएस हो गया, एवरेज वेलोसिटी सॉरी एवरेज वैल्यू हो गई, आरएमएस वैल्यू हो गई वोल्टेज और करंट की। इसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स पढ़ेंगे, हाँ सॉरी कंपोनेंट्स पढ़ेंगे विच आर नोन एज पैसिव कंपोनेंट्स। उनमें हम लोग रजिस्टर्स, इंडक्टर, कैपेसिटर्स इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर ये सर्किट में कनेक्ट हो जाता हाउ दैट सर्किट बिहेव्स इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ये करना है हमें। एंड फिर जब इन पैसिव कंपोनेंट्स को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया मींस एलसीआर सर्किट या फिर आरएलसी सर्किट बना दिया तो उसके बारे में पढ़ना है हमें, ये सब डेरिवेशंस है। देन रेजोनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो रेजोनेंस कंडीशंस क्या होती हैं, शार्पनेस क्या है, क्यू फैक्टर क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है। फिर उसका एलसी ऑसिलेशन जो एलसी सर्किट होता है हमारा वो किस तरीके से बिहेव करता है, हाउ डज इट प्रोड्यूस द ऑसिलेशंस। एलसी सर्किट को हम टैंक सर्किट भी कहते हैं, अभी से मैं बताऊंगा आपको। फिर पावर क्या होगी एसी सर्किट में, एवरेज पावर क्या होगी रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर में। लास्टली वी विल गो फॉर द एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। तो ये आपके सेवंथ के डेरिवेशंस हो गए। एट्थ की बात करूं तो एट्थ बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो उसमें आपका मैक्सवेल की जो सॉरी एम्पियर्स की जो
इक्वेशन थी मैग्नेटिक फील्ड में, उनकी इक्वेशन को मैक्सवेल सर ने मॉडिफाई किया, राइट। सो वो हमें पढ़ना है। उसके बाद कंसिस्टेंसी ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल मेजरमेंट। सो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग मिरर, लेंस और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। सो मिरर में हम लोग डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला फॉर बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, फिर लीनियर मैग्निफिकेशन, फिर आपका रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया, फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला भी कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के लिए पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद आपका रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्पाइकल सरफेस, जब ऑब्जेक्ट आपका रियल मीडियम में हो, इमेज भी आपकी रियल फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट रियल मीडियम है, इमेज फॉर्म एज वर्चुअल एंड सो ऑन, ये सब डेरिवेशन पढ़ना है हमें। इसके बाद आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाता है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में फर्स्ट वी विल गो फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप, देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके बाद आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आएगा, एंड देन केस गैन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ओके, चैप्टर 10 की बात करें तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, हाइजेंस वेव थ्योरी में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करने को आएगा। ओके, देन प्लेन वेव फ्रंट कैसे रिफ्रैक्ट करती हैं, प्रिज्म में कॉन्केव लेंस या मिरर के थ्रू, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, ये यहाँ पढ़ना है हमें। फिर आपका इंटरफेरेंस पैटर्न पे आ जाएगा कि इंटरफेरेंस पैटर्न कौन कौन से हैं, किस तरीके से बनते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव क्या होता है। ओके, उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था आपका, उसके बारे में हमें पढ़ाई करनी है। इसके बाद आपका इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, इंटरफेरेंस पैटर्न, डिफ्रैक्शन। इसके बाद आपको पढ़ना है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ कितनी होगी, फ्रैक्शनल डिस्टेंस। लास्टली वी विल गो फॉर द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कि आपका माइक्रोस्कोप है या फिर आपका टेलीस्कोप है, हाउ मच इट विल बी एबल टू सेपरेट द टू नियरेस्ट ऑब्जेक्ट्स, दैट इज द रिजॉल्विंग पावर। Lastly, we will go for the Doppler effect in this. So ये आपके 10th चैप्टर के डेरिवेशंस हो गए। 11th में बात कर रहे हैं तो 11th में हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, इंसिडेंट रेडिएशन हो गया, इन सब के ग्राफ किस तरीके से हमें प्लॉट करने हैं, समझना है, ये सब पढ़ेंगे। साथ में जो आपका आइंस्टाइन सर ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, तो उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो इक्वेशन थी उसको भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। 12th चैप्टर की बात करें एटम्स की, तो एटम्स, न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर, 3 चैप्टर बचते हैं। इसमें आपके डेरिवेशंस बहुत कम है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। सो 12th के जो चैप्टर्स हैं, आपका 12th चैप्टर जो है एटम्स, उसमें जो आपको पहला पढ़ना है वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, रदरफोर्ड मॉडल से आएगा। फिर इसका बॉस क्वांटाइजेशन कंडीशन, ये आप पढ़ के आओगे मैग्नेटिक फील्ड में भी, तो यहाँ पे एक बार हम रिवाइज करेंगे फिर से। इसके बाद बॉस थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि हाउ मेनी परमिटेड ऑर्बिट्स आर देयर, एंड देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में। इसके बाद जो स्पेक्ट्रम देखा गया था, पीफन, ब्रैकेट, लाइमन, पाशन के द्वारा, इन सब के द्वारा जो स्पेक्ट्रम देखा गया, इस स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे कि स्पेक्ट्रम में आपका किस तरीके से स्पेक्ट्रम के बारे में बात की गई, बहुत डिटेल में करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो वी विल गो इन डिटेल। 13th की बात करें तो 13th में आपका जो है न्यूक्लियर आ जाएगा। इसमें आपका रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियर, ओके, दैट इज r इक्वल टू r नॉट e की पावर 1/3, ये जो आपका होता है, ठीक है। फिर एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी, फिर रेडियो एक्टिव डिके लॉ, फिर आपका हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट के बीच का रिलेशनशिप, मीन लाइफ और डिके कांस्टेंट के बीच का रिलेशनशिप, फिर डिके रेट और एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो सैंपल, ये आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेंगे इसमें डेरिवेशंस के। लास्टली 14th चैप्टर की बात करूँ सेमीकंडक्टर्स की बच्चों, तो सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन डायोड हो गया आपका, उसकी वर्किंग हो गई। ओके, वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनती है, उसकी फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस क्या है, वर्किंग किस तरीके से करेगा। फिर इसकी एप्लीकेशन डायोड की एज अ रेक्टिफायर, कि हाउ डज इट बिहेव एज अ रेक्टिफायर, डायग्राम में के थ्रू भी हम इसको कंप्लीट करेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनता है। जेनर डायोड की बात करेंगे, देन वी विल गो फॉर द कॉज ऑफ रिवर्स ब्रेकडाउन ऑफ अ जंक्शन डायोड,
वीआई कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे जेनर डायोड की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है, राइट। देन यहाँ पे इसके बाद आपका सोलर सेल हो गया, लाइट एमिटिंग डायोड हो गया, फोटो डायोड हो गया। दो ये डेरिवेशंस नहीं है, ओके। ये सिर्फ थ्योरी पार्ट रहेगा आपका लास्ट में 3 पे, बट इसको भी हम कवर अप करेंगे इन्हीं डेरिवेशन सीरीज में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा जब इस डेरिवेशन सीरीज को देख रहा हो तो कहीं से कहीं तक कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाए। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आपको बच्चों की बात बताऊं तो इस टॉपिक से अगर हम बात करें, सो अप्रोक्सीमेटली जो मैं आपको डेरिवेशन दिखाए हैं 150 डेरिवेशन हैं। ओके, सो इन 150 डेरिवेशंस की बात करूं तो इन 150 डेरिवेशंस में अप्रोक्सीमेटली आपका 30% पेपर तो आएगा डेरिवेशन से, ये मान के चलिए। ओके, सो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। सो आपको जो डेरिवेशंस हैं, कई बच्चे हैं जिनको शायद ये लेक्चर नहीं समझ में आए कि सर ने क्या क्या बोल दिया इतना लंबा लंबा, तो आप लोग स्किप करके भी देख सकते हैं। ये बात मैं स्टार्टिंग में भी बोल चुका हूँ वीडियो के। सो आप लोग ये लेक्चर को स्किप करके भी देख सकते हैं जस्ट टू नोट डाउन द थिंग्स। ओके, सो कल मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन और आर्बिटरी पोजीशन। ये दोनों वीडियो में साथ में होंगे बैक टू बैक। ओके, सो अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए आप सभी। थैंक यू सो मच, नमस्ते।